मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से क्लास 12 की यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 10 फ्यूल सेल ईंधन सेल के साथ आपके बीच हूं। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम जानेंगे ईंधन सेल के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ईंधन सेल या ईंधन सेल। फ्यूल यानी कि ईंधन, इस शब्द का हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब ईंधन का? ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा हम अपनी जरूरत के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। किस तरह की ऊर्जा? खास करके जैसे भोजन बनाने में हम आजकल किसका इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जिस डोमेस्टिक सिलेंडर का हम यूज करते हैं, आप जानते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? पूरी दुनिया में 2 गैसों के मिश्रण को सामान्यतः इस एलपीजी गैस में प्रयोग करते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर को। अलग अलग देशों में इनका कंपोजिशन अलग अलग है। भारत में सामान्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन का जो मिक्सचर है, उसका जो प्रपोर्शन है वो 35-65 का है। लेकिन ये फिक्स नहीं है। अलग अलग देश अपने यहाँ की उपलब्धता के हिसाब से अलग अलग मात्रा में इस कंपोजिशन को चेंज करते रहते हैं। खैर, ये हमारा सवाल नहीं है। हमें तो आपको केवल इतना बताना था कि ईंधन से हमारा क्या तात्पर्य है, व्यवहारिक जीवन में ईंधन का क्या मतलब है, और बतौर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हमारा ईंधन और का क्या तात्पर्य है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम ईंधन का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। अपनी बाइक में, अपनी कार में हम किसका इस्तेमाल करते हैं बतौर ईंधन? पेट्रोल का, डीजल का। घरों में भोजन बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली? एलपीजी गैस का। ये सारे ईंधन हैं। क्या करते हैं ये? बाइक या कार में जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वहां उस ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊर्जा को फाइनली मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है। यानी ईंधन की, पेट्रोल की केमिकल एनर्जी को अंतिम रूप से मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, जिससे हमारी बाइक चलती है। घर में जो हम एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, वहां पर केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो रही है। ये कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं ईंधन की बारे में। हमें तो ईंधन सेल के पास चलना है, क्योंकि ईंधन का जिक्र आया, इसलिए ईंधन की बातें थोड़ी हम लोगों ने कर ली। केमिस्ट्री के स्टूडेंट की हैसियत से ईंधन के दहन का क्या मतलब है? किसी भी ईंधन के दहन का मतलब है उस पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। घर में जो एलपीजी गैस हम इस्तेमाल करते हैं, जब बर्नर का नॉब खोलते हैं तो गैस निकलती है। हम रेगुलेटर से ऑन किया, फ्लेम देने लगता है। हो क्या रहा वहां पे? अंदर से निकलने वाली, बर्नर से निकलने वाली गैस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, जल बनाती है, और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। और उसी उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पे हमारा भोजन बनता है। बाइक में हम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं सीट के नीचे एक जालीनुमा सेटअप लगा होता है, जिसके माध्यम से हवा अंदर प्रवेश करती है। अगर उसको चोक कर दिया जाए, हवा को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाए,
तो हमारी बाइक नहीं चल पाएगी। जब हम सर्विस कराते हैं बाइक को, याद होगा उस फिल्टर को निकाल करके जो मैकेनिक है उसको अच्छे से साफ करता है। उसका काम यही है कि अपने वायुमंडल से आसपास से ऑक्सीजन को खींचना, वायु को खींचना, और उस वायु में से ऑक्सीजन पेट्रोल के दहन में प्रयोग। तो कुल मिला के मुझे बात सिर्फ इतनी करनी थी, 2-3 मिनट का टाइम निकल गया। मुझे बात सिर्फ इतनी कहनी थी, दहन का, ईंधन का और दहन का बड़ा संबंध है। और हमारे लिए बतौर केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए दहन का केवल एक ही मतलब है कि अगर किसी पदार्थ का दहन हो रहा है, कंबक्शन हो रहा है, इसका मतलब उस पदार्थ की ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। ठीक है। तो यहां फ्यूल सेल का मतलब यह है, एक मोटी मोटी बात, ईंधन सेल भी एक प्रकार का गैल्वानिक सेल है। क्या करें? ईंधन सेल भी एक प्रकार का क्या है? गैल्वानिक सेल है, एक विशेष प्रकार का गैल्वानिक सेल है। क्या विशेषता है इसकी? इस गैल्वानिक सेल की विशेषता ये है कि ये भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सामान्य गैल्वानिक सेल भी यही काम करते हैं कि केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे? रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। ठीक है। तो ईंधन सेल एक विशेष प्रकार का गैल्वानिक सेल है जो कि बाकी गैल्वानिक सेल की ही तरह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कैसे? रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया के द्वारा। किसके रिडक्शन ऑक्सीडेशन? ये जो फ्यूल हम इस्तेमाल करेंगे इसके रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ये सेल फ्यूल के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कैसे करता है? ऑक्सीकरण, अपचयन की अभिक्रिया द्वारा करता है। हमारे 12th के सिलेबस में हमारे पास एक सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, हम उसको ही पढ़ते हैं। बहुत सारे ईंधन सेल्स हैं जिनमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल होता है, किसी में मीथेन का इस्तेमाल होता है, किसी में मेथेनॉल का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये हमारे सिलेबस में है। मेनली ये हमें पढ़ना है। ये वो सेल है जो कभी अपोलो स्पेस में प्रयोग किया गया था। उसमें 200 किलो हाइड्रोजन इसमें फिल किया गया था और लगभग इससे 11 दिन तक बिजली प्राप्त होती रही लगातार। और इसके अलावा बाई प्रोडक्ट के रूप में जल मिल रहा था जिसका प्रयोग पीने के रूप में किया गया था स्पेसशिप में। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है और इसकी केमिस्ट्री क्या है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में बाकी गैल्वानिक सेल की तरह ही 2 इलेक्ट्रोड होते हैं ग्रेफाइट के बने हुए, पोरस इलेक्ट्रोड। पोरस इलेक्ट्रोड का मतलब छिद्र युक्त। ठीक है। ये 2 पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, किसके बने हुए हैं? ग्रेफाइट के, कार्बन के। ये पोरस है मतलब छिद्र युक्त हैं। इनको एक पात्र में रख दिया गया। सामान्य गैल्वानिक सेल में भी हम बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड।
और दाएं तरफ वाले क्या करते हैं, कैथोड। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन की, और कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन की। अब एनोड पर एक इस तरह का चैम्बर बना देते ताकि इस पोरस इलेक्ट्रोड तक हाइड्रोजन गैस की हम सप्लाई कर सके, और ये इलेक्ट्रोड छिद्रयुक्त है तो हाइड्रोजन गैस इससे प्रवेश कर सकती है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम या सिल्वर कैटेलिस्ट का प्रयोग करते हैं जो इस क्रिया की गति को बढ़ा दे। इसी तरह से राइट साइड में, जैसे यहां से हमने लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन गैस के इनटेक करने के लिए, अंदर जाने के लिए बनाया है, वैसे कैथोड पर भी ऑक्सीजन गैस अंदर जा सके इसके लिए संरचना बनाई जाती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है। ये भी ग्रेफाइट का बना हुआ है पोरस इलेक्ट्रोड है, और ये भी ग्रेफाइट का बना हुआ पोरस इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों के बीच में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH भर दिया जाता है। इस सेल अपक्रिया के दौरान H2O निकलती है, उस H2O को यहां स्टोर करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से ऊपर इकट्ठा कर लिया जाता है। एनोड को और कैथोड को आपस में जोड़ लेते हैं। ये सेटअप है, इसमें NaOH या KOH भर देते हैं। तो ये ईथन सेल का सामान्य डायग्राम है। सबसे पहले हमने क्या बनाया, ग्रेफाइट के पोरस 2 इलेक्ट्रोड्स छिद्रयुक्त, पोरस का मतलब छिद्रयुक्त, छेद हो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स बनाए, दोनों की ग्रेफाइट के बनाए। अब बाईं तरफ वाले को हम लोग जानते हैं एनोड कहते हैं, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। राइट साइड वाले को कैथोड कहते हैं, इस पर रिडक्शन होता है। पहले या दूसरे वीडियोस में हमने इसको अच्छे से समझ रखा है कि गैल्वानिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड क्या होता है और कौन सा रिएक्शन होता है, क्यों होता है। बाईं तरफ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई करते हैं और राइट साइड से ऑक्सीजन गैस की सप्लाई करते हैं। अब इस एनोड पर क्या क्रिया होगी, कैथोड पर क्या क्रिया होगी, देखते हैं। एट एनोड पर होने वाली क्रिया, इधर से हाइड्रोजन गैस अंदर जा रही है और हम जानते हैं हाइड्रोजन एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करके हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया अपने, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया और 4 H+ आयन बन गए। देखिए जरा, हाइड्रोजन यहां से प्रवेश किया, इसके क्षेत्र में से प्रवेश करके इस पर आया, यहां पर अब क्रिया शुरू हुई। क्या अब क्रिया शुरू हुई, ऑक्सीडेशन की। क्या अब क्रिया हो रही है, यहां पर हाइड्रोजन परमाणु एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके देखिए इस पर क्या रिएक्शन हो रहा है, मैं इसके अंदर ही लिख दे रहा हूं। ये हाइड्रोजन गैस है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन निकला और 4 H+ आयन, सॉरी। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस आउटर सर्किट से होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे, राइट। और ये 4 H+ आयन हैं, ये पोरस छिद्र है तो पोरस छिद्र से होकर के विलयन में चले गए। अब मैं यहां क्या रिएक्शन हो रहा है वो दिखाता हूं। ये 4 H+ आयन NaOH के 4 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, 4H2O
मैं दो अलग अलग जगह लिख रहा हूं, 2H2O प्लस 2H2O अपनी सुविधा के लिए लिख रहा हूं। 4H2O बनाएंगे, मैंने अलग अलग लिख लिया क्योंकि हमें अभी इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड पर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ, उनसे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक हाइड्रोजन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कुल 4 एटम्स हैं, तो उनसे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और 4 H+ आयन। ये H+ आयन फोर्स इलेक्ट्रोड से होते हुए यहां जाएगा और यहां हाइड्रोक्साइड आयन 4 H+ आयन 4 हाइड्रोक्साइड से मिलकर 4H2O मॉलिक्यूल बनाएगा। हमने अपनी सुविधा के लिए इस 4 मॉलिक्यूल को अलग अलग लिख लिया, दो में। अब इलेक्ट्रॉन यहां से गया कैथोड पर और पोरस छिद्र से 2 H2O मॉलिक्यूल यहां गए और इधर से ऑक्सीजन आया। देखिए जरा, चौराहे पर 3 लोग मिल रहे हैं, इधर से 2H2O मॉलिक्यूल, इधर से O2 और इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। एट कैथोड यहां से 2H2O ले लिया, ठीक है जी, उधर से O2 आ रहा है और यहां से 4 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया। ठीक है जी, ये क्या बनाए देखिए जरा, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन है और 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएंगे 4 हाइड्रोक्साइड। कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन। एनोड से होता हुआ इलेक्ट्रॉन यहां गया, ऊपर की अपक्रिया में बने 4 H2O मॉलिक्यूल में से 2 H2O मॉलिक्यूल यहां गए, 4 इलेक्ट्रॉन गया और यहां से O2 आया। इन सब के बीच क्रिया के पश्चात क्या बना, 4 हाइड्रोक्साइड आयन। मैं यहां लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। देखिए यहां से कौन आया, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां से कौन गया है, 2H2O और यहां से कौन आ रहा है, O2 और क्या बन रहे हैं, 4 हाइड्रोक्साइड आयन। ये सारी क्रिया कहां हो रही है, इस इलेक्ट्रोड पर। अब वापस ये 4 हाइड्रोक्साइड यहां पर चले गए। ठीक है जी, ऊपर कितने कंज्यूम हुए थे, यहां से निकले 4H+ के साथ इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 हाइड्रोक्साइड यहां कंज्यूम हुए थे और वापस हमें 4 हाइड्रोक्साइड यहां पर मिल गए। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ये 2 H2O मॉलिक्यूल, इन्हें ही रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्रोसेस के द्वारा ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कहां अपक्रिया है, एनोड पर, ये अपक्रिया कहां है, कैथोड पर। ठीक है जी, ये एनोड पर होने वाली अपक्रिया है और ये कैथोड पर होने वाली अपक्रिया है। इस प्रकार से एनोड पर ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की गति कहां हो रही है, एनोड से कैथोड की तरफ। कैथोड पर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां से प्रवेश करते हैं, ऊपर की क्रिया से बने हुए 4 H2O में से 2 H2O यहां जाते हैं कैथोड पर और बाहर से हमने O2 की सप्लाई की है, ये आपस में क्रिया करके 4 हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये छिद्र पोरस है तो वापस हाइड्रोक्साइड इस विलयन में आ जाता है। तो जितनी हाइड्रोक्साइड ऊपर एनोड के रिएक्शन के बाद कंज्यूम हुई थी, कैथोड के रिएक्शन के बाद उतनी हाइड्रोक्साइड हमें मिल गई। इसके अलावा 2 H2O मॉलिक्यूल बच गए, यानी हर रिएक्शन के बाद हमारे पास H2O वापस स्टोर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कहां से कहां होगा, कैथोड से एनोड की तरफ। ये है ईंधन सेल में होने वाली सेल अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके परिणाम स्वरूप इस ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा, रिडॉक्स रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्यूल सेल। अब ये फ्यूल सेल इतना, इसे भविष्य का सेल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी तरह की पॉल्यूशन नहीं है। क्यों? प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है? H2O। तो चूंकि इसमें किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इसलिए भविष्य में अपनी विद्युत ऊर्जा की पूर्ति के लिए ईंधन सेल से बहुत उम्मीदें हैं। दूसरी बात, इस सेल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकली इसकी एफिशिएंसी से तो 100% कहा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है इसकी एफिशिएंसी 60 से 70% तक है, 60 to 70% है। और जो हम थर्मल एनर्जी यूज करते हैं नॉर्मली, उसकी एफिशिएंसी नॉर्मली 35 से 40% तक है। तो इस ईंधन सेल की उपयोगिता यह है कि यह किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता और साथ में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। ये कारण है इसकी उपयोगिता के। इसकी सीमाएं भी हैं, कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टोर करना इस अभिक्रिया के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसमें महंगे प्लेटिनम, सिल्वर जैसे कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ये भी इसे कॉस्टली बनाते हैं। तो चूंकि जितनी ईंधन हमें मिल रही है उसकी करस्पॉन्डिंग हमें कितनी कीमत देनी पड़ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ छोटी छोटी इसकी हानियां हैं। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूल सेल।